जी, आपका नाम क्या है प्लीज? 11। अदील। दिल बेटा, आपको स्क्रीन नजर आ रही है? जी सर। तो आज का हमारा टॉपिक है एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट। इससे लास्ट पे हमने पहले इंट्रोडक्शन स्टडी किया है, उसके बाद हमारा जो सेकंड और थर्ड लेक्चर, सेकंड एंड थर्ड वीक, एंड दिस इज आवर फोर्थ वीक लेक्चर। तो के ये 6 चल रहा है, तो कुछ आपके मैंने डिले किया था कि शायद आपकी फिजिकल क्लासेस स्टार्ट हो जाएं तो उसमें मैं आपको लेक्चर दूं, बट इट कुड नॉट। सो हम इस वीक में अपना चौथे और पांचवें को कंप्लीट कर लेंगे, और नेक्स्ट में हम विद द पेस ऑफ आवर सेमेस्टर चलना शुरू हो जाएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट। एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे आप एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए सारे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होते हैं, जिसमें मैनेजर्स भी हैं, लेबर्स भी हैं, मिडल मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट, सारे उसमें इन्वॉल्व होते हैं। अब एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट इन अ प्रोसेस और वर्किंग इन अ टीम टू अटेन अ कॉमन ऑब्जेक्टिव, वो क्यों ज़रूरी होता है? पहले हम ओवरव्यू लें हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। एज यू आर पार्ट ऑफ निटिंग, तो निटिंग में मोस्ट कॉमनली इंटरलूप हमारी बड़ी फेमस इंडस्ट्री है, तो उसकी एग्जांपल है सॉक्स मैन्युफैक्चरिंग में एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, उसमें टॉप मैनेजमेंट भी है, सीनियर मैनेजमेंट है, मिडल मैनेजमेंट, फिर ग्राउंड लेवल पे काम करने वाले वर्कर्स, इन सब की इन्वॉल्वमेंट काम में क्यों ज़रूरी है? हम देखते हैं कि सीनियर मैनेजमेंट या टॉप मैनेजमेंट को प्रोसेसेस का, उससे जनरेट होने वाली क्वालिटी रिपोर्ट्स या डेटा की नो हो, उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है, सो दैट दे कैन मेक स्ट्रेटेजिक और लॉन्ग टर्म डिसीजंस। फिर उसके बाद मिडल मैनेजमेंट, उन्होंने ऑपरेशनल और जो छोटे डिसीजंस हैं, डे टू डे मैटर्स के डिसीजंस वो करने होते हैं, उनका इसलिए उस इन्वॉल्व होना ज़रूरी होता है। फिर उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो ग्राउंड लेवल पे काम करने वाली लेबर है, जो वर्क फोर्स है, उनका इन्वॉल्व होना ज़रूरी होता है, उन इसलिए कि उन्होंने ग्राउंड लेवल पे वर्क करना है, प्रोसेसेस के फ्लो को उन्होंने चलाना है, और फिर उसमें कोई हिंड्रेंस आती है तो उन्होंने अपनी मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करना है। लेबर की इन्वॉल्वमेंट ना सिर्फ ये कि प्रोसेस को स्मूथ चलाने के लिए ज़रूरी है, बल्कि प्रोसेस की इम्प्रूवमेंट के लिए भी ज़रूरी है। प्रोसेस में जब ग्राउंड लेवल पे वर्कर्स काम कर रहे होते हैं, तो उस वक्त उनके जहन में जो आइडियाज़ आते हैं वो आगे शेयर करें इन्वॉल्व होके, तो मैनेजमेंट उसके ऊपर डिसीजन लेके रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है या उसके ऊपर कोई एक्शंस लेती है। तो एम्प्लॉयज़ की इन्वॉल्वमेंट बहुत सारी शेप्स में होती है। एक तो उनकी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो उनको ऑलरेडी असाइन की हुई होती हैं, किसी डिपार्टमेंट में वो वर्क कर रहे हैं तो वो उनकी उसमें इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा जो प्रोजेक्ट्स छोटे छोटे चलते हैं उसमें एम्प्लॉयज़ इन्वॉल्व होते हैं, छोटी छोटी टीम्स बन गई हैं, कोई क्वालिटी का प्रोजेक्ट है, कोई प्रोसेस इम्प्रूवमेंट का प्रोजेक्ट है, तो सर्टिफिकेशन लेनी है उसके लिए टीम बनाई गई है, तो उसमें एम्प्लॉयज़ इन्वॉल्व होते हैं। तो इस तरह से उनका जो फीडबैक है वो इम्पॉर्टेंट होता है, उनकी इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी होती है। इससे आपका ओवरऑल प्रोसेस इम्प्रूव होता है, प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बेटर होती है और प्रोसेस की प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव होती है। व्हाट इज़ एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट? Employee involvement is one approach to improve the quality and productivity. Japanese use this technique to improve their quality and productivity successfully. तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम अपने प्रोसेस की क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं इसको हम डिटेल से इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। जापानीज़ ने 90s मिड 90s में इसके ऊपर बहुत काम किया और अपने बहुत सारे प्रोसेसेस को इम्प्रूव किया। एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट की मोटिवेशन क्या है? एक एम्प्लॉय एक काम
करने के लिए आता है तो वो किस लिए आता है, उसके बिहाइंड उसकी इंस्पिरेशन क्या होती है। डेफिनेटली जब हम कोई काम करने जाते हैं, जैसे आप यहाँ पे भी क्लास लेने आए हैं, तो इसके पीछे एक मोटिवेशन है। वन ऑफ द मोटिवेशंस आपका नॉलेज गेन, सेकंड मोटिवेशन आपकी अटेंडेंस पूरी हो सो दैट आप फाइनल एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकें। तो ये आपकी मोटिवेशंस हैं जिसकी वजह से आप इस काम को कर रहे हैं। फिर और बहुत सारी मोटिवेशन के अगेंस्ट आपकी को डिग्री कंप्लीट होती है, जॉब आपको मिलती है, तो ये दीज आर द मोटिवेशंस। इसी तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ हैं वो काम करते हैं या जॉब लेते हैं, तो उसके पीछे उनकी मोटिवेशंस होती हैं। नॉलेज ऑफ मोटिवेशन हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द यूटिलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉई इन्वॉल्वमेंट टू अचीव प्रोसेस इम्प्रूवमेंट। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेसेस को चलाना और इम्प्रूव करना चाहती है, तो उसके लिए ये जानना बड़ा ज़रूरी होता है कि एम्प्लॉई की मोटिवेशन क्या है, ये जॉब करने के लिए वो क्यों आया। There are several theories about motivation. Following will be discussed during this lecture. Maslow's hierarchy of needs and Herzberg's two-factor theory. बेसिकली ये दो थ्योरीज हैं जो कि एक एम्प्लॉई की मोटिवेशन बताती हैं कि वो ये काम क्यों करता है। दोनों आपस में मैच करती हैं, दोनों के पॉइंट्स एक जैसे हैं, डिफाइंड डिफरेंट तरीकों से किया गया। हम मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स से स्टार्ट करते हैं कि एक एम्प्लॉई की काम करने की मोटिवेशन के लेवल्स कौन से होते हैं। आपके सामने एक हायरार्की दिखाई गई है जिसमें बॉटम से हम अगर स्टार्ट करें और टॉप तक जाएं तो हमारे पास 5 लेवल्स ऑफ मोटिवेशन आते हैं। द फर्स्ट वन इज सर्वाइवल, सेकंड वन इज सिक्योरिटी, सोशल, एस्टीम और सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सर्वाइवल क्या चीज़ है? किसी भी एम्प्लॉई की सबसे पहली मोटिवेशन काम करने की उसका अपना और उसकी फैमिली का सर्वाइवल होता है। सर्वाइवल में फूड, शेल्टर एंड क्लॉथिंग, ये बेसिक नीड्स हैं जो कि इंसान के जिंदा रहने के लिए ज़रूरी हैं। दो के अब नीड की डेफिनेशन चेंज भी होगी, लेकिन ये 3 बेसिक चीज़ें हैं जो कि इंसान के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हैं। तो एक एम्प्लॉई वर्क करने आता है तो सबसे पहला उसका लेवल है लेवल ऑफ मोटिवेशन, दैट इज सर्वाइवल। उसने अपनी लाइफ को सर्वाइव करना है, तो वो इसलिए काम करता है कि उसको ये 3 बेसिक नीड्स उसकी पूरी हो रही हैं। जब ये तीनों बेसिक नीड्स पूरी हो जाती हैं, फिर नेक्स्ट लेवल आता है सर्वाइवल के बाद सिक्योरिटी। व्हेन एन एम्प्लॉई इज सर्वाइविंग ही थिंक्स ऑफ हिज सिक्योरिटी। उसमें उसकी लाइफ की सिक्योरिटी और जॉब सिक्योरिटी दोनों आती हैं। लाइफ सिक्योरिटी में जो वर्किंग एनवायरनमेंट है वो उसका ऐसा हो कि उसके एर्गोनॉमिक्स उसको हार्म ना पहुंचाएं। जो बिग मशीनरी है, हैवी मशीनरी जिसके ऊपर वो काम कर रहा है, उसमें सेफ्टी के लिए उसका पूरा इंतजाम हो। दिस वन टाइप ऑफ सिक्योरिटी। सेकंड, उसकी सिक्योरिटी है जॉब की, कि जो जॉब मैं कर रहा हूँ वो एक पूरे प्रोसेस के थ्रू मुझे मिली है और उसकी सारी जॉब ड्यूटीज मुझे डिफाइन करके बताई गई हैं। उस एम्प्लॉई ने वो जॉब्स परफॉर्म करनी है और उसको उस जॉब के लॉस का खतरा नहीं है जब तक वो अपनी ड्यूटी सही तरीके से परफॉर्म कर रहा है। सो दिस इज जॉब सिक्योरिटी। जब सर्वाइवल और सिक्योरिटी उसको मिल जाती है, फिर उसकी नीड आती है काम करने की, सोशल, कि वो जिस जगह पे काम करने जाता है वहाँ पे उसके कोलीग्स के साथ अच्छे रिलेशंस डेवलप होते हैं, वो टीम्स बनाता है, टीम्स में काम करता है और एक दूसरे के साथ वो मिलते जुलते हैं और एक दूसरे की इमोशनल सपोर्ट करते हैं। तो ये तीसरा लेवल ऑफ मोटिवेशन है। जब इंसान को सर्वाइवल और सिक्योरिटी मिल जाती है, देन ही वांट्स टू बी सोशलाइज्ड। जहाँ पे काम करेगा वहाँ पे वो अपने दोस्त बनाएगा, उनके साथ वो कम्युनिकेशन करेगा और उस कम्युनिकेशन के थ्रू वो बहुत सारी अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करेगा, उनके सोल्यूशन ढूंढेगा। तो इस तरह से एक अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट वहाँ पे क्रिएट होगा। तो ये उसकी तीसरी नीड में आता है। काम करने की तीसरी मोटिवेशन सोशल जब कंप्लीट हो जाती है, एक बंदा अच्छी उसकी पे है, सर्वाइव कर रहा है, सिक्योर्ड जॉब है, उसके अपने वर्किंग एनवायरनमेंट में अच्छे ताल्लुकात हैं, वो मिलता जुलता है, बात करता है, तो उसके बाद उसकी काम करने की मोटिवेशन क्या होगी, ये चीज़ें उसने अचीव कर ली। तो नेक्स्ट होगा उसको अपने काम का प्राइड, जो उसने काम किया है उसको रिकग्नाइज किया जाए, उसके ऊपर उसको अवार्ड किया जाए, उसको बताया जाए कि उसकी उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या इम्पोर्टेंस है। तो ये चौथा लेवल ऑफ मोटिवेशन है। इंसान जब पहली 3
मोटिवेशन के लेवल अचीव करता है तो चौथे के लिए मूव करता है। ही वांट्स टू गेट प्राइड ऑफ हिज वर्क, उसको रिकग्नाइज किया जाता है। तो बीइंग प्राउड ऑन हिज वर्क इज वन ऑफ द मोटिवेशंस, और इसका लेवल चौथा। जब पहली तीन अचीव हो जाती है फिर एम्प्लॉय चौथी मोटिवेशन के लिए मूव करता है। जब चौथे वाली भी सेटिस्फाई हो जाती है फिर पांचवी है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बेसिकली हम अपने पोटेंशियल को रिकग्नाइज करते हैं। हम एक काम करने चाहते हैं तो उस काम को किस परफॉर्मेंस तक हम अचीव कर सकते हैं, हम कितना बेहतर तरीके से उसको कर सकते हैं, हम अपनी लिमिट तक उसको अपने आप को पुश करते हैं वो काम करने के लिए। दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कि मेरे अंदर ये वाला पोटेंशियल मौजूद है। सो ये लास्ट लेवल ऑफ मोटिवेशन है जिसके अंदर जिसको अडॉप्ट करते हुए लोग लीडर्स बनते हैं। अपनी एबिलिटी को रिकग्नाइज करते हैं, अपने टैलेंट, अपना नेचुरल गट, अपने इंस्टिंक्ट फीलिंग्स, उसके ऊपर काम करते हुए वो एक स्पेसिफिक डोमेन के अंदर सक्सेसफुल होते हैं, उसमें लीडर बनते हैं। सो दीज आर 5 लेवल्स ऑफ मोटिवेशन। किसी भी एम्प्लॉय के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करने की 5 मोटिवेशंस होती हैं। हम इसको समराइज करते हैं। सर्वाइवल, सबसे पहले बेसिक नीड्स पूरी करनी है जो कि जिंदा रहने के लिए ज़रूरी हैं। फिर उसने अपनी सिक्योरिटी का देखना है, लाइफ की, जॉब की सिक्योरिटी। फिर उसके बाद उसकी सोशल मोटिवेशंस हैं, सोशलाइज होने के लिए। फिर प्राइड ऑफ हिज ओन वर्क, एंड लास्टली सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, अपने पोटेंशियल को रिकग्नाइज करना और उसमें एक्सेल करना। ये हमने पढ़े मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स, एंड सेकंड वन इज टू फैक्टर थ्योरी बाय हर्सबर्ग। टू फैक्टर थ्योरी वेरी मच रिलेट्स विद 5 पॉइंट्स ऑफ मोटिवेशन बाय मैस्लो। इसमें इसने उन मोटिवेशंस को 5 मोटिवेशंस को 2 फैक्टर्स में डिवाइड कर दिया। वन आर हाइजीन फैक्टर्स एंड अदर्स आर मोटिवेशन फैक्टर्स। हाइजीन फैक्टर क्या चीज़ है? वो जो कि बेसिकली हमें अपने ज़िंदा रहने के लिए चीज़ें, ज़िंदा रहने के लिए जो नेसेसिटीज़ होती हैं, उसमें पहले 3 लेवल्स ऑफ मैस्लोस थ्योरी आ जाते हैं जिसमें सर्वाइवल, सिक्योरिटी एंड सोशल। और मोटिवेशन फैक्टर्स के जब सारा कुछ जिंदा रहने के लिए, एक अच्छे माशरे में जिंदा रहने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी है पूरी हो जाती हैं, फिर उसके बाद काम करने के लिए कौन सी मोटिवेशन होती है? वो आखिरी वाले 2 पॉइंट्स होते हैं, सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो हाइजीन फैक्टर्स में आता है क्वालिटी ऑफ सुपरविजन, पे और सैलरीज, कंपनी पॉलिसीज, फिजिकल वर्किंग कंडीशंस, रिलेशंस विद अदर्स एंड जॉब सिक्योरिटी। अब ये ऐसी चीज़ें जो कि बेसिक में आती हैं, जो कि आपको अपने काम की एप्रिसिएशन या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में फॉल नहीं करती। ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपकी सर्वाइवल, सिक्योरिटी और तीसरे वाला पॉइंट सोशल, उनके साथ रिलेट करते हैं। देन यू हैव मोटिवेशन फैक्टर्स जिसमें आपकी प्रमोशंस हैं। प्रमोशन से आप यू फील कि आपके काम को रिकग्नाइज किया गया है। अपॉर्चुनिटीज़ फॉर पर्सनल ग्रोथ, आपको नई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती हैं जिसमें आपको नए काम करने का मौका मिलता है और आप अपने अंदर के टैलेंट को डिस्कवर कर रहे हैं। रिकग्निशन, अगेन आपका 4th पॉइंट सेल्फ एस्टीम में फॉल करता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको कोई काम दिया जाए, आपको उसका रिस्पॉन्सिबल समझा जाए, यू फील योर सेल्फ सेटिस्फाइड कि मेरे ऊपर एतमाद किया गया है, मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है इसलिए कि मैं ये काम कर सकता हूँ। तो आपको अपने काम की वर्थ फील होती है। यू फील प्राउड ऑफ योर वर्क एंड योर अचीवमेंट। ये भी चौथे पॉइंट में आता है जिसमें सेल्फ एस्टीम है। यू फील, जब आपको कोई अचीवमेंट होती है उसके ऊपर आपको प्राइज दिया जाता है, अवार्ड किया जाता है, तो आप उसमें अपने काम की वर्थ को फील करते हो। तो पहले 3 पॉइंट्स जो कि हमने मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स में पढ़े, दोज आर हाइजीन फैक्टर्स, और दूसरे 2 पॉइंट्स आखिरी वाले दोज आर मोटिवेशन फैक्टर्स। अगर आपके हाइजीन फैक्टर्स बहुत अच्छे तरीके से एम्प्लॉय को प्रोवाइड किए जाते हों तो उनकी जॉब डिससेटिस्फेक्शन जो है वो लो होगी और जॉब सेटिस्फेक्शन जो है वो हाई होगी। इसी तरह से मोटिवेशन फैक्टर्स अगर हाई होंगे तो आपकी मोटिवेशन हाई होगी, और अगर जॉब सेटिस्फेक्शन मोटिवेशन फैक्टर्स आपके लो होंगे तो आपकी जॉब सेटिस्फेक्शन लो होगी। ये कंपैरिजन इसमें दिखाया गया है मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स और हर्ट्जबर्ग्स टू फैक्टर थ्योरी।
वही वाले पांच पॉइंट्स जो कि मैस्लोस थ्योरी में थे। बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स पहले आती हैं जो कि एम्प्लॉय सीख कर रहा होता है। सेकंड सेफ्टी और सिक्योरिटी होती है उसकी। एंड बिलोंगिंग्स एंड लव जो कि आपकी सोशल नीड्स हैं। फिर चौथा और पांचवा पॉइंट सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। पहले 3 पॉइंट्स हर्सबर्ग की थ्योरी में हाइजीन फैक्टर्स कहलाते हैं। दोज बिलोंग टू द पॉइंट्स इंटरपर्सनल रिलेशंस, सोशल नीड्स, कंपनी पॉलिसी और एडमिनिस्ट्रेशन। ये आपकी जॉब सिक्योरिटी और बेसिक नीड्स की फुलफिलमेंट में आ जाता है। देन सुपरविजन, एक कंपनी की पॉलिसी किस तरह की है, उसमें जो एम्प्लॉय की सुपरविजन की जाती है वो किस तरह से की जाती है, सैलरी कितनी है, वर्किंग कंडीशन किस तरह की। तो दोज आर ऑल हाइजीन फैक्टर्स। देन योर मोटिवेटर्स और मोटिवेशन फैक्टर्स, इसमें सेल्फ एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। इसमें आपकी अचीवमेंट आती है, रिकग्निशन ऑफ योर वर्क, कोई काम किया उसके ऊपर अवार्ड किया जाता है या उसके बारे में पूरी ऑर्गेनाइजेशन में बताया जाता है। वर्क इटसेल्फ, आपको काम खुद से काम करने का मौका दिया जाता है। आप एक प्रोसेस को इम्प्रूव करते हो, उसका कोई आउटपुट लेके आते हो, तो ये आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में आता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई नया काम दिया गया है, उसकी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, खुद से उसके रिजल्ट्स को बेहतर तरीके से प्रोड्यूस करते हो, तो आप फील करते हो कि आप पे एतमाद किया गया है और आपने उसको रिस्पॉन्सिबली फुलफिल किया। एडवांसमेंट, आपको आगे बढ़ने का मौका दिया जाता है। तो ये दोनों थ्योरीज मैच करती हैं जो कि बेसिकली हर एम्प्लॉय की मोटिवेशन नीड्स होती हैं। तो इसको एक बार समराइज फिर से कर लें तो सबसे पहले आपकी बेसिक नीड्स आएंगी जिसमें आपको फूड, शेल्टर, क्लॉथ, ये बेसिक चीज़ें हैं। फिर आपकी जॉब और लाइफ सिक्योरिटी। देन योर सोशल नीड्स, जिसमें आप एम्प्लॉयज़ के साथ दूसरे के साथ सोशलाइज होते हैं। देन सेल्फ एस्टीम, जिसमें आपको अपने काम की वर्थ फील होती है। और लास्ट वन इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जिसमें आप ये डिस्कवर करते हो अपने क्या पढ़े, कोई ऐसा काम जिसमें आप एंड तक जाते हो, आप अपने लिमिट्स को पुश करते हुए देखते हो मैं क्या कुछ कर सकता हूँ। तो ये कुछ मोटिवेशंस हैं जिसका जानना मैनेजर्स के लिए या लीडर्स के लिए ज़रूरी होता है कि कौन सा एम्प्लॉय किस लिए मोटिवेटेड है, वो किस ज़रूरत के लिए काम कर रहा है। जब ये ऑर्गेनाइजेशन को पता होता है तो वो एम्प्लॉयज़ को उन चीज़ों में और ज़्यादा इनकरेज कर सकती है, वो उनकी ज़रूरियात को पूरा करते हुए उनके मोटिवेशन फैक्टर को बढ़ा सकती है। एम्प्लॉय वांट्स एंड मैनेजर परसेप्शन, ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि यहाँ पे लिस्ट किए गए हैं और उनकी रेटिंग की गई है। उन फैक्टर्स को कितने नंबर पे एम्प्लॉय रेट करता है और उन फैक्टर्स को मैनेजर किस नंबर पे रेट करता है। मैनेजर क्या सोचता है कि एम्प्लॉय को की रेटिंग क्या है, दोनों का डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल, काम इंटरेस्टिंग होना चाहिए। एक सर्वे में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ का सर्वे किया गया तो उसमें सबसे पहले नंबर पे जो रेटिंग आई वो इंटरेस्टिंग वर्क की थी। तो एम्प्लॉयज़ कहते हैं कि उनका काम इंटरेस्टिंग होना चाहिए। जबकि जब मैनेजर से पूछा गया कि एम्प्लॉय क्या चाहते हैं, मैनेजर की जो परसेप्शन थी वो कहता है कि इंटरेस्टिंग काम होना 5वें नंबर पे होना चाहिए। दोनों में डिफरेंस है। इसको हम डिटेल से अभी स्टडी करके फिर इसको एक कंक्लूजन पे लेके आते हैं। एप्रिसिएशन, एम्प्लॉय समझता है उसका दूसरे नंबर पे उसको रेट करता है कि वो एप्रिसिएशन इंटरेस्टिंग वर्क के बाद दूसरे नंबर पे आती है, जबकि मैनेजर उसको 8वें नंबर पे रेट करता है। इन्वॉल्वमेंट, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स में या काम में या कोई भी डिसीजन मेकिंग में एम्प्लॉय की इन्वॉल्वमेंट, एम्प्लॉय खुद समझता है तीसरे नंबर पे, जबकि मैनेजर इसको 10वें नंबर पे रेट करता है। जॉब सिक्योरिटी, एम्प्लॉयज थिंक्स और नंबर 4, जबकि मैनेजर सोचता है कि एम्प्लॉय चाहता है ये दूसरे नंबर पे हो। गुड पे, एम्प्लॉय की रेटिंग 5वें पे है, जबकि मैनेजर उसको पहले नंबर पे समझता है कि एक एम्प्लॉय के लिए अच्छी पे होना सबसे पहले नंबर पे होता है। प्रमोशन और ग्रोथ, एम्प्लॉय की रेटिंग उसमें नंबर 6 पे है, जबकि एक मैनेजर उसको रेट करता है नंबर 3 पे। गुड वर्किंग कंडीशन, एम्प्लॉय थिंक्स employee rates out number 7 and manager thinks that employee should rate it at number 4. Loyalty to employee के ऑर्गेनाइजेशन की एम्प्लॉय के साथ लॉयलिटी, एम्प्लॉय 8वें नंबर पे रेट करता है और मैनेजर उसको 7वें नंबर पे रखता है। हेल्प विद पर्सनल प्रॉब्लम्स,
9th नंबर पे, दोनों ही रेट कर रहे हैं। टेक्टफुल डिसिप्लिन 10वें पे और 6ठे पे। इसको हम दूसरी साइड से अगर देखें, मैनेजर कहता है कि एम्प्लॉय चाहता है कि उसकी गुड पे पहले नंबर पे है, जॉब सिक्योरिटी दूसरे नंबर पे है, प्रमोशन और ग्रोथ तीसरे नंबर पे है। इन तीनों फैक्टर्स को अगर देखा जाए तो शायद हमारी इंडस्ट्री में या पाकिस्तान के अंदर जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनमें हायरार्की ऐसे ही मूव करती है। उनमें रेटिंग इन्हीं चीज़ों की होती है। सबसे पहले अगर एम्प्लॉय भी चाहता है तो वो चाहता है कि उसके पहले नंबर पे उसकी पे अच्छी हो, फिर जॉब की सिक्योरिटी हो, प्रमोशन उसकी अच्छी हो रही, बाकी फैक्टर्स को कम कंसिडर किया जाता है। ये इंटरनेशनल सर्वे है, इसलिए हमारे साथ इतना मैच नहीं करता। बट इंटरनेशनली एम्प्लॉय जिस चीज़ को पहले नंबर पर समझता है वो इंटरेस्टिंग वर्क है, अप्रिसिएशन, इन्वॉल्वमेंट, ये 3 चीज़ें उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। बाकी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है लेकिन वो निचले दर्जे पे आती हैं। बट मेक्स अ कंपनी अट्रैक्टिव, ये भी एक सर्वे किया गया है जिसमें एम्प्लॉय से पूछा गया है कि एक कंपनी अट्रैक्टिव क्यों होती है, कौन से फैक्टर्स हैं, उन फैक्टर्स की परसेंटेज उनके ओपिनियन में क्या है जो कि कंपनी को अट्रैक्टिव बनाती है। तो उसमें एक फैक्टर है चांस टू वर्क विद अ वेल नोन पर्सन, उसको उन्होंने 8% पे वर्क रेट किया। सबसे कम रेटिंग इस चीज़ की कि एक वेल नोन बंदे के साथ काम करने की कितनी अहमियत है, उससे कंपनी कितनी अट्रैक्टिव बनती है। ग्लोबल और रीजनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आपको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाएँ जिसमें आपके रीजनल ऑफिसेज या ग्लोबल ऑफिसेज में डिसीजन मेकिंग में आपको इन्वॉल्व किया जाए तो उसकी रेटिंग क्या है, तो उसको नंबर 10 मिले। एनेबल शिफ्टिंग टू अ न्यू फंक्शनल रोल, आप एक डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे हैं, आपको एक नए डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाए तो उसकी परसेंटेज 13% ने उसको रिस्पॉन्ड किया कि आपको नया फंक्शनल रोल मिला। कंपनी ब्रांड, कंपनी कौन सी है, एज यू नो अमेजोन है, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है। टेक्सटाइल में जैसे आपके निटिंग के ब्रांड्स हैं, इंटरलूप है, मसूर टेक्सटाइल्स है, इस तरह से और हैं। तो इस ये कितना मैटर करता है, सो इट्स 35%। 35% ने कहा है कि इससे कंपनी अट्रैक्टिव होती है, जबकि बाकियों ने कहा ये अट्रैक्टिव नहीं होती। लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़, किसी ऑर्गेनाइजेशन में लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ आपको कितनी मिलती हैं, तो 39% ने कहा है कि ये मैटर करता है, बाकियों ने कहा ये मैटर नहीं करता, इससे कंपनी अट्रैक्टिव नहीं होती। वर्क एनवायरनमेंट एंड कल्चर 53%, कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स 58% एंड हायर जॉब रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी 65%। तो ये 3 चीज़ें जो हैं ये 50% से ऊपर हैं कि वर्क एनवायरनमेंट और कल्चर अच्छा हो, आपको बेनिफिट्स और कंपनसेशंस अच्छी मिल रही हो, आपकी सैलरीज, आपको बोनसेस मिल रहे हों, ओवर टाइम्स अगर काम करते हैं तो वो मिल रहे हैं, तो एम्प्लॉइज़ वहाँ पे ज़्यादा उसको रेट कर सकते हैं। और अब हायर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप एक लेवल पे एम्प्लॉय काम करता है, फिर उसको नेक्स्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, तो ही और शी थिंक्स के उससे उसके प्रमोशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जब वो नेक्स्ट रैंक के काम कर रहा होता है, हाई रिलेटेड जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले रहा होता है, तो उसकी प्रमोशन के लिए उसको वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाती हैं। तो ये एक परसेंटेज है, परसेंटेज ऑफ रिस्पॉन्सेज जॉब के किसी कंपनी को अट्रैक्टिव बनाने के फैक्टर्स के लिए। लीविंग अ मोटिवेटेड वर्कफोर्स, एक मैनेजर अपनी वर्कफोर्स को कैसे मोटिवेट कर सकता है, तो ये एक स्टेप बाय स्टेप हायरार्की है जिसकी बेस पे हम सीख सकते हैं कि इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम अपने एम्प्लॉयज़ को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं। सो नो योर सेल्फ परफॉर्मेंस अप्रेजल, सबसे पहले मैनेजर्स जो हैं जो कि लेबर को या वर्क फोर्स को डील कर रहे हैं, दे शुड नो कि उनका क्या रोल है, उनकी क्या ड्यूटीज़ हैं, उनकी जॉब डिस्क्रिप्शंस क्या हैं और उन्होंने किन चीज़ों के ऊपर परफॉर्म करना है जिसके ऊपर उनके अप्रेजल होंगे। देन नो योर एम्प्लॉय, लिसन मोर एंड स्पीक लेस। नेक्स्ट कि अपने एम्प्लॉयज़ को जानें, यू शुड नो कि उनकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, वो क्या काम परफॉर्म कर रहे हैं, किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, उनसे पूछें, उनसे बातचीत करें, प्रोसेस के बारे में पूछें, जो काम वो कर रहे हैं उसमें उनको जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसके बारे में लिसन करें। देन एस्टेब्लिश अ पॉजिटिव एटीट्यूड, रिस्पेक्ट एंड सेंसिटिविटी,
जब आप एम्प्लॉयज़ के साथ बात कर रहे हो, उनकी बात को सुन रहे हो, तो आपको एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए। एम्प्लॉयज़ शुड फील दैट यू आर सेंसिटिव टुवर्ड्स देम, यू आर रिस्पेक्टफुल। आप उनकी बात को सुन रहे हो और उसके ऊपर रिस्पॉन्ड भी कर रहे हो। तो जो ग्राउंड लेवल पे काम करने वाली वर्क फोर्स होती है, वो ये सोचती है कि हमने जो सजेशंस दी हैं उनको सुन लिया गया है, अब इसके ऊपर कुछ ना कुछ किया भी जाए। शेयर द गोल्स, इंफॉर्मेशन शेयरिंग। नेक्स्ट इज द शेयरिंग, के एम्प्लॉयज़ के साथ आप ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को शेयर करो। ऑर्गेनाइजेशन किस लिए वर्क कर रही है, या ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई अचीवमेंट करती है, वो आप उनके साथ शेयर करो। ऑर्गेनाइजेशन में अगर एक्सेल किया है, कोई नया ब्रांड उसने अपना कस्टमर बनाया है, कुछ भी, तो उनके साथ शेयरिंग उसकी ज़रूरी है। देन मॉनिटर प्रोग्रेस एंड परफॉर्मेंस रिव्यू। ये बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है। जब एम्प्लॉयज़ को आप कह लें कि हर तरह से मोटिवेट कर रहे हो, उनकी बात भी सुन रहे हो, उनको फीडबैक भी दे रहे हो, गोल्स भी शेयर कर रहे हो, सारी इन्फॉर्मेशन भी दे रहे हो, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना है, इनके साथ साथ एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। परफॉर्मेंस मॉनिटर कैसे की जाती है? कुछ परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स डेवलप किए जाते हैं। सबसे पहले तो एक ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ जो एक तरह का काम कर रहे होते हैं, उनकी जॉब डिस्क्रिप्शंस डिफाइन की जाती हैं। वो जॉब डिस्क्रिप्शंस, उन्होंने कौन कौन से काम करने हैं। जब जॉब डिस्क्रिप्शन डिफाइन कर दी जाती है, तो फिर उनको असेस करने के लिए कुछ इंडिकेटर्स बनाए जाते हैं। जैसे सपोज यू आर स्टूडेंट्स और आप काम कर रहे हो पढ़ने का, आपको और आपकी परफॉर्मेंस को रिव्यू करने के लिए कुछ असेसमेंट्स होती हैं। उनमें से इतने परसेंट आप अचीव करते हो तो ये ग्रेड आता है, इतने परसेंट अचीव करते हो तो ये ग्रेड आएगा। इसी तरह से जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो आपके साथ काम कर रहे होते हैं, उनकी प्रोग्रेस को मॉनिटर करने के लिए भी आप कुछ इंडिकेटर्स बनाते हो, और उसमें आप इंडिकेटर्स को अचीव करने के कुछ पॉइंट्स रखते हो। उसके ऊपर कॉन्स्टेंटली मॉनिटर भी किया जाता है और उनको बताया भी जाता है कि प्रोग्रेस यहाँ तक पहुँची है। देन डेवलप इंटरेस्टिंग वर्क, जॉब रोटेशन, एनलार्जमेंट एंड एनरिचमेंट। जो काम आप उनको असाइन करते हो, उसको इंटरेस्टिंग बना के उनको दें। उनकी जॉब रोटेशन करें, एक काम वो कर रहे हैं फिर उनको दूसरा डिफरेंट काम दें। मोनोटोनस रूटीन उनकी ना हो, एक ही काम करते करते बोरिंग हो जाते हैं एम्प्लॉइज़, तो उनको डिफरेंट आप काम डिज़ाइन करें सो दैट उनका इंटरेस्ट बना रहे। एनलार्जमेंट एंड एनरिचमेंट, ये दो टर्म्स हैं जो कि क्वालिटी में यूज़ होती हैं। एनलार्जमेंट क्या चीज़ है? आप एक काम कर रहे हो, आपको उसके साथ दूसरे काम भी दिए जाते हैं, आप उससे मोटिवेटेड फील करते हो कि मुझे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई। फॉर एग्जांपल, आप प्रोडक्शन फ्लोर है, निटिंग का फ्लोर है, जहाँ पे सॉक्स बन रही हैं, फिर उसके बाद तो क्लोजिंग आती है, फिर उसके बाद बोर्डिंग आती है, फिर पैकिंग आती है। तो आप पहले सिर्फ प्रोडक्शन में निटिंग में वर्क कर रहे थे, फिर आपको दूसरे डिपार्टमेंट्स को भी देखने के लिए कहा जाता है। तो ये आपके वर्क की एनलार्जमेंट है, जिसमें आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क दिए जाते हैं। एनरिचमेंट क्या चीज़ है? आप एक ही तरह का काम करते हो, उसमें आपकी अप्रोच और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अथॉरिटीज़ बढ़ा दी जाती हैं। पहले आप ग्राउंड लेवल पे जो वर्कर्स थे, चंद एक वर्कर्स थे, चंद एक मशीनें थी, आप उनके रिस्पॉन्सिबल थे। फिर उसी प्रोडक्शन फ्लोर पे आपको नंबर ऑफ मशीन्स बढ़ा दी जाती हैं। या वहाँ पे पहले आप एक तरह के डिसीजन करते थे, फिर आप उसमें बहुत सारे और डिसीजंस में भी इन्वॉल्व हो जाते थे। तो एक ही काम में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इंक्रीज़ करके आपको दे दी गई। दिस इज़ एनरिचमेंट। तो इन चीज़ों के थ्रू आप अपने एम्प्लॉइज़ को मोटिवेट कर सकते हो। देन कम्युनिकेट इफेक्टिवली, क्लियर, कंसाइज एंड टाइमली। सेलिब्रेट सक्सेस, रिकॉग्नाइज एम्प्लॉइज़ अचीवमेंट। तो ये वो वाले पॉइंट्स हैं स्टेप बाय स्टेप, जिनको फॉलो करते हुए आप अपने एम्प्लॉइज़ को मोटिवेटेड रख सकते हो। एम्प्लॉय सर्वेज। एम्प्लॉय सर्वेज क्यों की जाते हैं? टू एम्पावर द एम्प्लॉयज, इट इज़ नेसेसरी टू नो द करंट स्टेट ऑफ देयर एम्पावरमेंट। जब हम एम्प्लॉय को एम्पावर करना चाहते हैं, उनकी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज करना चाहते हैं, तो उसको करने से पहले उनकी करंट स्टेट को जानना ज़रूरी है। अक्सर ऑर्गेनाइजेशन में सर्वेज किए जाते हैं, एम्प्लॉयज़ से उनकी जॉब सेटिस्फेक्शन के बारे में पूछा जाता है, जिसमें उनकी आइडेंटिटी जो है वो हिडन रखी जाती है। फिर उनसे रिजल्ट्स
रिड्यूस किए जाते हैं। जैसा एम्प्लॉयज़ ये चाहते हैं, इस वक्त वो इस तरह का फील कर रहे हैं और किस चीज़ की उनको नीड है वो उसे आइडेंटिफाई की जाती है। द सर्वेज हेल्प द मैनेजर्स टू नो द करंट स्टेट, आइडेंटिफाई ट्रेंड्स कि एम्प्लॉयज़ चाहते क्या हैं, मेजर द इफेक्टिवनेस ऑफ प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, कोई इसमें इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए कोई प्रोग्राम बनाया है, उसकी इफेक्टिवनेस कितनी है, आइडेंटिफाई नीडेड इम्प्रूवमेंट्स, जो इम्प्रूवमेंट्स उनको चाहिए वो कौन कौन सी हैं, तो सर्वेस के थ्रू वो आइडेंटिफाई की जाती है। एंड इंक्रीज कम्युनिकेशन, और सर्वेस के थ्रू कम्युनिकेशन इंक्रीज की जाती है। An organization should not plan a survey until the managers are ready to use its results. Important, जब आप मैनेजर्स की पोस्ट के लिए जाओगे तो सर्वेस कब तक नहीं करने चाहिए, जब तक आपके पास रिसोर्सेज ना हो उसके रिजल्ट्स के ऊपर कोई एक्शन लेने के। फॉर एग्जांपल, आप एम्प्लॉइज़ को सर्वे करते हो, एम्प्लॉइज़ बहुत सारे एक सजेशन देते हैं कि ये काम होना चाहिए। नाउ एम्प्लॉइज़ हैव कम्युनिकेशन विद इन देमसेल्व्स एज वेल, तो वो एक दूसरे को बताते हैं कि मैंने ये सजेशन दी है। देन वो देखते हैं कि कुछ अरसे में उसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई नहीं है, दे गेट डीमोटिवेटेड। तो जब तक आप अपने सर्विस के रिजल्ट्स के ऊपर कोई एक्शन लेने नहीं जाओगे, आपके पास रिसोर्सेज नहीं, तब तक आप सर्विस कंडक्ट नहीं करोगे। एम्प्लॉय सर्वेज करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स हैं? देयर आर 4 स्टेप्स: टीम क्रिएशन, सर्वे डेवलपमेंट, कंडक्टिंग द सर्वे एंड डिटरमिन एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट्स। तो सबसे पहले आपने टीम बनानी है सर्वे करने वाली, फिर उसके बाद आपने सर्वे फॉर्म, क्वेश्चनेयर, जिसके ऊपर सवाल लिखे होते हैं मुख्तलिफ तरह के, पूछे जाते हैं एम्प्लॉय से कि इस डिपार्टमेंट में या इस डोमेन में वो क्या फील करते हैं या क्या चाहते हैं। देन कंडक्टिंग द सर्वे, तीसरा स्टेप आता है क्वेश्चनेयर बनाने के बाद क्वेश्चनेयर को कंप्लीट करवाना है एम्प्लॉय से एंड डिटरमिन एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट। फिर उस डेटा को एनालाइज करके आपने एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट्स निकालना है। टीम क्रिएशन, क्वालिटी काउंसिल विल क्रिएट अ मल्टी फंक्शनल टीम। ये क्वालिटी काउंसिल या जो भी क्वालिटी का डिपार्टमेंट होगा वो मल्टी फंक्शनल, जिसमें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन का, ऑपरेशंस, फाइनेंस, मार्केटिंग, इन सबको मिला के वो एक टीम बनाएंगे सो दैट सर्विस जो है वो उसमें सबकी ओपिनियन आ जाए। द टीम विल डिटरमिन द ऑब्जेक्टिव्स, रूट कॉज एनालिसिस, प्रोएक्टिव एक्शंस, प्लान टू कम्युनिकेट रिजल्ट्स। जो सर्वे होंगे उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, फिर उनसे रूट कॉज एनालिसिस की प्रॉब्लम है तो उसकी प्रॉब्लम की रूट कॉज क्या है वो आइडेंटिफाई करना, प्रोएक्टिव एक्शंस डेवलप करना एंड उन रिजल्ट्स को आगे कम्युनिकेट करना। नेक्स्ट स्टेप सर्वे डेवलपमेंट, कैसे बनाया जाए, क्वेश्चनर कैसे बनाया जाए। पहले देखना है एंटायर पॉपुलेशन के लिए है या सैंपल के लिए, मतलब सारे एम्प्लॉय से करना है या कुछ डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट में से एक एक दो दो बंदे चूज करके उनसे करना है सर्वे। टाइप्स होती हैं डिफरेंट, कुछ सर्वेज ऐसे होते हैं जिसका सबसे लेना ज़रूरी होता है, कुछ में हम सैंपल से लेके भी रिजल्ट आइडेंटिफाई कर लेते हैं। पायलट टेस्टेड, तो सर्वे क्वेश्चनेयर डेवलप करके फिर उसका पायलट टेस्ट किया जाता है। कुछ एम्प्लॉय से सर्वे पहले कंडक्ट किया जाता है सो दैट उसमें कोई कमी पेशी हो वो पूरी कर दी जाए। देन उसमें इंक्लूड क्या किया जाता है, पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, मैनेजमेंट स्टाइल, जॉब एटीट्यूड, वर्क ऑटोनॉमी, इन चीज़ों को उसमें इंक्लूड किया जाता है। कंडक्टिंग द सर्वे, फिर सर्वे को कंडक्ट किया जाता है। पर्पस एंड स्केड्यूल कम्युनिकेशन, एक्सटर्नल टीम मे बी हायर टू कंडक्ट द सर्वे एंड एनोनिमिटी मस्ट बी इंश्योर्ड। तो इसमें स्केड्यूल्स रखे जाते हैं, प्रॉपर्ली कम्युनिकेट किया जाता है लोगों को कि अब ये सर्वे हो रहा है, इसकी अहमियत क्या है। इसको बिल्कुल अनबाइस्ड बनाने के लिए कोई एक्सटर्नल टीम भी हायर कर ली जाती है और जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी आइडेंटिटी को एनोनिमस रखा जाता है, वो बताई नहीं जाती। फिर उनका डाटा एनालिसिस करके एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट्स ढूंढे जाते हैं। एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट्स एंड क्रॉस बाउंड्रीज ऑफ डिफरेंट वर्किंग ग्रुप्स आर डिफाइंड। एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट क्या चीज़ है? एक कॉम्प्लेक्स बड़ी सारी स्टेटमेंट लिखी हुई है, इसको पहले पढ़ के हम छोटे छोटे सेंटेंसेस में डिसइंटीग्रेट करके समझते हैं। इट इज़ एन एनवायरनमेंट, organizational environment you can say. It is an environment in which people have the ability, the confidence and the commitment. यानी उसके एम्प्लॉइज में एबिलिटी भी है, कॉन्फिडेंस है एंड दे आर कमिटेड टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ओनरशिप। इस चीज़ की टू इम्प्रूव द प्रोसेस
and initiate the necessary steps to satisfy the customer requirements within well-defined boundaries in order to achieve organizational goals. फोकस किस चीज़ पे है? अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। वेल डिफाइंड बाउंड्रीज, हर डिपार्टमेंट की अपनी बाउंड्री, उसमें रहते हुए कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई करना है। किस लिए, किस तरह से? प्रोसेस को इम्प्रूव करते। उसमें हर एम्प्लॉय ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ओनरशिप लेनी है एंड दे हैव एबिलिटी, कॉन्फिडेंस एंड कमिटमेंट टू डू ऑल दिस। तो इससे एम्प्लॉय अपने आप को एम्पावर्ड फील करता है। एक ऐसा एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने क्रिएट करना है जिसमें एम्प्लॉयज ऑलरेडी कैपेबल हैं और कॉन्फिडेंट हैं और दे हैव कमिटमेंट टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी और ओनरशिप ले रहे हैं इस चीज़ की कि वो प्रोसेस को इस तरह से इम्प्रूव करें, कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स पूरी हों और वो इस तरह से कर रहे हों कि वो अपनी अपनी बाउंड्रीज में रहें। हर डिपार्टमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और जो लिमिटेशन वो उनको मद्देनजर रखते हुए वो वाले काम कर रहे हैं। तो दिस इज एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। Three conditions are necessary to create the empowered environment. One is everyone must understand the need for change. कोई आप चेंज लेके आना चाहते हैं, कोई प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, तो हर एक को उसकी अंडरस्टैंडिंग हो। द सिस्टम नीड्स टू चेंज टू द न्यू पैराडाइम। दे शुड अंडरस्टैंड, एम्प्लॉइज को पता होना चाहिए कि वक्त के साथ एक टेक्नोलॉजी और एक प्रोसेस जो है वो ऑब्सोलीट हो जाता है, फिर उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है। तो पूरा सिस्टम भी चेंज होने की समटाइम्स ज़रूरत होती है। तो दे शुड अंडरस्टैंड द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट एनेबल इट्स एम्प्लॉइज रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड स्किल, रूल्स फॉर चेंज एंड डायनामिक स्ट्रेटेजी। ऑर्गेनाइजेशन को अपने एम्प्लॉइज को सिर्फ एजुकेट नहीं करना, सिर्फ उनको मोटिवेट नहीं करना, उनको इंफॉर्मेशन भी देनी है, एजुकेशन और स्किल्स भी देनी है, फिर चेंज लाने के लिए जो टूल्स एंड इक्विपमेंट चाहिए वो भी उनको प्रोवाइड करने हैं और पूरी ऑर्गेनाइजेशन की एक स्ट्रेटजी डेवलप करनी है सो दैट एक डिपार्टमेंट या एक टीम उसके साथ अलाइन हो। अभी तक हमने जो डिस्कस किया है वो पेज 75 टू 81 जो आपको बुक प्रोवाइड की गई, उसमें से आपने इसको रीड करना। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो यू आर मोस्ट वेलकम। उसके बाद हम अगले टॉपिक पे जाते हैं। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। टीम्स। आपके जहन में टीम्स को सुनते हुए एक जनरल सा कॉन्सेप्ट आता है। टीम्स बनाई जाती हैं कोई काम इकट्ठा करने के लिए सो दैट हम एक कॉमन ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकें। टीम्स की बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं। आप खेलते हो, एक क्रिकेट खेलते हो, क्रिकेट टीम बनाते हो, फुटबॉल की टीम बनाते हो, फिर आपकी यूनिवर्सिटी में कुछ आपकी सोसाइटीज़ बनाएगी, उसकी टीम बनती है, तो कुछ ऑब्जेक्टिव्स अचीव करते हैं जो कि कॉमनली सबसे रिलेट कर रहे हैं। और टीम्स बनाई क्यों जाती हैं वो हम उसको मोटा मोटा सा इसे अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि हर बंदा हर काम नहीं कर सकता। कुछ लोगों के अंदर कुछ टैलेंट्स होते हैं, मुख्तलिफ टैलेंट्स मिलके एक कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव कर। हमने लास्ट लेक्चर या उससे पिछले लेक्चर में स्टडी किया था कि जो टीम होती है उसके काम का आउटपुट देखें तो इंडिविजुअली सबके काम का आउटपुट देख सम करें तो टीम का हमेशा आउटपुट ज़्यादा होता है, इंडिविजुअल्स के काम का सम कम होता है। तो डिफाइन करते हैं टीम क्या चीज़ है। अ टीम इज डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर टू अचीव कॉमन ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स। फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स। किस तरह के ऑब्जेक्टिव्स टीम्स अचीव करती हैं? टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, टीम का कह लें कि प्रोडक्शन फ्लोर पे कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो एक टीम बनाई जाती है कि उसको सॉल्व करें। इम्प्रूव द प्रोसेस, प्लान अ ट्रेनिंग, ऑडिट अ प्रोसेस। तो ये इस तरह के कोई ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स हो सकते हैं जिनको अचीव करने के लिए टीम्स बनाई जाती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। टीम्स बनाता कौन है, उसके रोल्स कौन डिफाइन करता है, कौन कौन से मेंबर्स होने चाहिए, इसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देख लें वाई टीम वर्क। हम टीम वर्क क्यों करना चाहते होते हैं? टीम्स वर्क बिकॉज मेनी हेड्स
आर मोर नॉलेजेबल देन वन। मैनी हेड्स, बहुत सारे दिमाग बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होते हैं एक की बजाय। एक से कंपैरिजन करें तो बहुत सारे लोग मिलकर ज़्यादा आइडियाज़ जनरेट कर सकते हैं। ईच मेंबर हैज़ अ स्पेशल एबिलिटी दैट कैन बी यूज। हर एक का डिफरेंट टैलेंट है, स्पेशल उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक है जो कि वो परफॉर्म कर सकता है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। Processes are too complex to understand by a single person. Second, the whole is greater than the sum of all members, as we discussed. Third, team members develop a rapport with each other that help them to do better job. तो आपस में कोहेजन, आपस में एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, एक दूसरे के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं, जिससे इंडिविजुअल की बजाय टीम में जॉब बेटर होती है। सॉरी। फाइनली इम्प्रूव कम्युनिकेशन। टीम बिल्डिंग से कम्युनिकेशन इम्प्रूव होती है। टाइप्स ऑफ टीम्स, जो ऑर्गेनाइजेशन में क्वालिटी से रिलेटेड जो टीम्स बनती हैं उसकी मेजरली 4 टाइप्स होती हैं। प्रोसेस इंप्रूवमेंट टीम्स, क्रॉस फंक्शनल टीम्स जो कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में जो प्रोजेक्ट्स होते हैं इनसे उनकी टीम्स बनती है। नेचुरल वर्क टीम्स जो कि आप ऑलरेडी एक डिपार्टमेंट का जो फ्लो का काम है वो कर रहे होते हैं, उसकी टीम्स बनी होती है। सेल्फ डायरेक्टेड और सेल्फ मैनेज वर्क टीम, खुद से कुछ लोग मिल जाते हैं कुछ काम करने के लिए। दोज आर सेल्फ डायरेक्टेड और सेल्फ मैनेज वर्क टीम। टीम मेंबर्स, हम एग्जांपल अगर लें आपकी टेक्निकल सोसाइटीज़ की, उसमें एक टीम लीडर होता है जिसको प्रेसिडेंट कहा जाता है। फिर उसमें फैसिलिटेटर्स होते हैं जैसे आपके कन्वीनर्स हैं जो कि आपकी टीम और यूनिवर्सिटी के बीच में फैसिलिटेट करवाते हैं, आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। रिकॉर्डर आपकी टीम में ही कोई होता है जो कि रिकॉर्ड कीपिंग करता है। अगर आपने ऑलरेडी ये चीज़ें नहीं की तो आप अभी ये रोल्स डिफाइन कर सकते हैं। रिकॉर्ड कीपिंग, जो भी चीज़ काम करने के लिए आते हैं उन सबका रिकॉर्ड रखना, जो कि टीम में जो कुछ हो रहा है। टाइम कीपर जो कि स्केड्यूल्स का ख्याल रखता है। एंड टीम मेंबर जो कि बहुत सारे होते हैं जो कि काम को एक्चुअली परफॉर्म कर रहे होते हैं। इनके रोल्स हम बारी बारी देखते हैं। टीम लीडर, इसको सिलेक्ट किया क्वालिटी काउंसिल, यहाँ पे टीम लीडर सेलेक्ट किया जाता है। आपके डिपार्टमेंट अगर टेक्निकल सोसाइटीज़ की बात करें तो डिपार्टमेंट उसको सेलेक्ट करेगा। इसी तरह से आप क्रिकेट टीम की बात करें, सिलेक्शन बोर्ड होता है वो उसको सिलेक्ट करता है। तो जो क्वालिटी के पैरामीटर्स को जो कंट्रोल कर रहे थे, जिन्होंने परफॉर्मेंस देखी हुई होती है, वो टीम लीडर को सिलेक्ट करता है। इसका काम क्या होता है? स्मूथ एंड इफेक्टिव ऑपरेशन। उसने टीम का काम को स्मूथ और इफेक्टिवली परफॉर्म करवाना होता है। एंश्योर पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल मेंबर्स, सारे टीम मेंबर्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो। सर्व्स एज ए कॉन्टैक्ट पॉइंट, जितने भी टीम मेंबर्स हैं वो उसके साथ कॉन्टैक्ट करते हैं, वो फिर इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट करता है अपनी पूरी टीम में। जैसे आपका सीआर है वो मेरे साथ कॉन्टैक्ट करता है, या आप सीआर के साथ कॉन्टैक्ट करके इश्यूज बताते हैं तो सीआर मेरे साथ कॉन्टैक्ट करता है, या बाकी टीचर्स के साथ कॉन्टैक्ट करके आपको सोल्यूशंस बताते हैं। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सजेस्टेड चेंजेस, जो चेंजेस होती हैं उनको इम्प्लीमेंट करता है। मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेशन की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करता है। ऑर्गेनाइज द मीटिंग्स, एंश्योर द डिसीजंस आर मेड बाय द कंसेंसस। टीम मेंबर्स का कोई भी डिसीजन करने में कंसेंसस हो, सारे उसमें अग्रीड हों या उनके पॉइंट्स उसमें सेटिस्फाइड होते हैं। फैसिलिटेटर सिलेक्टेड बाय द क्वालिटी काउंसिल, ही और शी इज नॉट पार्ट ऑफ द टीम, टीम का पार्ट नहीं है, न्यूट्रल बंदा है जो कि आपको टीम लीडर को और टीम को सपोर्ट कर रहा होता है, उसको फैसिलिटेट कर रहा होता है, उसको रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहा होता है। ऑब्जर्व्स द डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस, रिसोर्सेज कीप्स द टीम ऑन ट्रैक, वो मॉनिटर करता रहता है उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हुए कि ये ऑब्जेक्टिव्स की तरफ जा रहे हैं या नहीं जा रहे। रिकॉर्डर, टीम लीडर इसको सिलेक्ट करता है। देन टाइम कीपर एंड टीम लीडर, इनके हम पढ़ते हैं इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती है। रिकॉर्डर क्या करता है? टीम लीडर उसको सिलेक्ट करता है। डेफिनेटली जब आपका एक प्रेसिडेंट सोसाइटी का सिलेक्ट हो गया तो उसने आगे अपने बंदे रखने होते हैं। मे बी रोटेटेड, टाइम टू टाइम चेंज किया जा सकता है इसको। डॉक्यूमेंट्स द इश्यूज रेज, आइडियाज, एक्शंस टेकन, डिसीजंस एंड फ्यूचर एजेंडा आइटम, तो वो टाइम टू टाइम जो काम हो रहे होते हैं उनका रिकॉर्ड रख रहा होता है। प्रेजेंट्स द डॉक्यूमेंट्स टू द टीम फॉर रिव्यू ड्यूरिंग मीटिंग, जो डॉक्यूमेंट्स उसने प्रिपेयर किए होते हैं, जो पहले से उसने कोई एजेंडा पॉइंट्स लिखे हुए होते हैं, कोई आइडियाज पहले शेयर हुए होते हैं, उसको उसने मीटिंग में प्रेजेंट करना होता है। टाइम कीपर
टीम लीडर उसको सिलेक्ट करता है, मे बी रोटेटेड टाइम टू टाइम. He or she monitors the timeline of different action items and the project. Team member selected by the quality counselor or team leader. पर उसकी responsibilities क्या होती हैं? Shares knowledge, expertise, ideas and information. Team members ने ये चीजें शेयर करनी होती हैं. No criticism, respect for everyone. He should be a positive personality. Criticize ना करे या करे तो पॉजिटिव करे और सबकी रिस्पेक्ट करे. Listens to others carefully, asks questions, trusts and supports other team members, encourages others, gives honest and sincere appreciation. ये टीम मेंबर्स में कुछ की एट्रीब्यूट्स होने चाहिए. बैरियर्स टू टीम प्रोग्रेस. एक टीम प्रोग्रेस क्यों नहीं कर सकती, उसमें कौन से बैरियर्स होते हैं? इनसफिशिएंट ट्रेनिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, कम्युनिकेशन, नेगोशिएशन एंड प्लानिंग. क्या आपने टीम की ट्रेनिंग नहीं की इन चीज़ों में? इनकम्पैटिबल रिवार्ड्स एंड कंपनसेशंस. किसी ने कोई अच्छा काम किया है, मैनेजर्स ने या ऑर्गेनाइजेशन उसको रिवार्ड नहीं किया. फर्स्ट लाइन सुपरवाइजर रेजिस्टेंस. एक ग्रुप ऑफ मेंबर्स, पूरी टीम में आप डिफरेंट टास्क डिजाइन करते हो, हर टास्क का एक सुपरवाइजर बना देते हो, तो उसकी जो रेजिस्टेंस होती है एम्प्लॉयज़ के लिए, वो डिमोटिवेटिंग फैक्टर्स होती है कि एम्प्लॉय या टीम मेंबर एक सजेशन देना चाहता है या इम्प्रूवमेंट करना चाहता है, लेकिन जो सुपरवाइजर होता है वो उसको रेजिस्ट करता है. लैक ऑफ प्लानिंग, लैक ऑफ मैनेजमेंट सपोर्ट, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन लिमिटेड रहती है. लैक ऑफ यूनियन सपोर्ट, कोई एम्प्लॉइज़ की यूनियन बनी है उसकी उसको सपोर्ट नहीं आती. प्रोजेक्ट स्कोप, स्कूल आर्च के वो सारे एम्प्लॉइज़ उसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं कर पाई, या टीम छोटी है उसको फुलफिल नहीं कर सकती. नो क्लियर मेजर्स ऑफ सक्सेस. की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स आपके सही तरह से डिफाइंड नहीं है जिससे जज किया जा सके कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी जा रही है. नो टाइम टू डू इम्प्रूवमेंट वर्क. इम्प्रूवमेंट नहीं की जाती. टीम स्कूल आर्च, या टीम इतनी बड़ी है उसको मैनेज नहीं किया जा सकता. ये कुछ बैरियर्स हैं जो कि टीम की प्रोग्रेस में फेस किए जा सकते हैं. गेन शेयरिंग. गेन शेयरिंग क्या चीज़ है कि अपने एम्प्लॉइज़ के साथ फाइनेंशियल रिवार्ड शेयर करना और उनको रिकग्नाइज करना. एक कंपनी अगर प्रोग्रेस कर रही है, उसने अपने रेवेन्यू को इंक्रीज किया है या नए कस्टमर्स उसने अचीव किए हैं, तो वो उसको शेयर करे अपने एम्प्लॉइज़ के साथ. फॉर एग्जांपल, प्रॉफिट शेयरिंग ये नहीं है, दिस इज़ अ गेन शेयरिंग. सपोज कंपनी की इनकम है 50,000, पोटेंशियल इनकम अंदाज़ा लगाते हैं 50,000 आती है, और लेबर कॉस्ट उसमें से आती है 30%. तो लेबर कॉस्ट अगर हम निकालें तो वो बनती है 15,000, लेकिन टीम स्पेंड करती है एक्चुअली 12,000, तो उसका टीम का गेन 3,000. उसके अपने एक्सपेंसेस जितने होते हैं उसमें से जो एक्स्ट्रा है वो उसका गेन है जो उसने अचीव किया. कंपनी को चाहिए उतना गेन उसके साथ शेयर करें. शेयर परसेंटेज एंड बेस लाइन आर इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन. बेनिफिट्स ऑफ एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट. मेरे ख्याल है ये लास्ट स्लाइड है इसकी. आप एम्प्लॉय को इन्वॉल्व करते हो अपने ऑब्जेक्टिव्स में, प्रोसेस इंप्रूवमेंट में, तो आपको फायदे क्या होते हैं? एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट इम्प्रूव्स क्वालिटी and increases productivity because employees take better decision using their expert knowledge, क्योंकि वो ground floor पे work कर रहे हैं. Employees are more likely to implement the decisions they had a part in making. Areas of improvement are easily spotted or identified, क्योंकि उनकी डायरेक्ट कम्युनिकेशन है मशीन्स के साथ या ग्राउंड फ्लोर पे काम करने वाले लोगों के साथ. Employees are better able to make immediate corrective actions, जहाँ पे खराबी फौरन से वहाँ पे वो ठीक कर सकते हैं. Involvement reduces labor or management friction. Labor management friction. जितनी कम्युनिकेशन गैप होता है उतना ही ज़्यादा मैनेजमेंट और लेबर में फ्रिक्शन होती है. मीन्स वो अपनी बात को अच्छी तरह से उन तक नहीं पहुंचा सकते और उनके जहन में कोई ना कोई ग्रजेस होते हैं. एम्प्लॉइज समझते हैं हमें सही तरह से रिवॉर्ड नहीं किया गया, मैनेजर समझते हैं इसे सही तरह से काम नहीं कर रहे. तो इन्वॉल्व करने से ये वाली फ्रिक्शन कम होती है. By encouraging more effective communication and cooperation, it increases morale,
change is accepted easily and increased commitment by the employees. These are the pages जो आपने read करने हैं इस lecture के लिए. Any questions related to the lecture? You are most welcome. No, sir. जी अदील बेटा. Is there any question? No, sir. ठीक है, अपना ख्याल रखें. नेक्स्ट लेक्चर हमारा ऑन वेंसडे इंशाल्लाह. आपका टाइम टेबल आप देख लें, थोड़ा चेंज है. नंबर ऑफ क्लासेस फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इसका जो स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी ने नया टाइम टेबल शेयर किया है, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी क्लास होगी. जी सर. ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़.